गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपन ने क्या नाम से अब रासायनिक बलगतिकी में उसकी परिभाषा क्या होती है, अभिक्रिया के वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग और अपन ने अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पढ़ी, औसत वेग ही पढ़ा था और स्टाइकियोमेट्री से संबंधित प्रश्न भी पढ़े अपन ने। कल आपको ये बताया था कि औसत वेग के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टाइकियोमेट्री समझने के बाद ही आपको आते हैं। देखो दो क्वेश्चन में दिए, कंपेयर हो जाएगा, आपको गड़बड़ कहीं नहीं होगी। आपको एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया, एक अभिक्रिया देखिए ए से बी, ए अभिकारक है, बी उत्पाद, यहाँ पर कैसे ये या 2A और बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें t बराबर 0 समय पर सांद्रता इसकी है 0.80 मोल पर लीटर और t बराबर 20 सेकेंड में इसकी सांद्रता 0.20 मोल पर लीटर रह जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, t बराबर 0 समय पर जो सांद्रता है A की वो है 0.90 मोल पर लीटर और t बराबर 30 सेकेंड में इसकी सांद्रता 0.60 मोल पर लीटर रह जाती है। दोनों में औसत वेग पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन से आप कंपेयर कर लोगे कि किस तरह क्वेश्चन पुटअप होता है, कैसे अपन सोल्व करें। तो औसत वेग का बताया था अभिकारक के संदर्भ में जो औसत वेग होता है उसका फॉर्मूला -C1/T2 -T1, यहाँ तो दोनों में कॉमन है। अब इसमें देखो यहाँ पर अभिकारक का एक ही मोल है तो डायरेक्टली -20 तो रह गया C2 और C1 कितना है 0.80, टाइम T2 है 20 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड, तो ये आ गया 0.60/20। इसको सोल्व किया था अपना आया 3 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका औसत वेग ये आया। और यहाँ पर अपने ये इसमें देखें तो यहाँ पर बताया था स्टाइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग, यहाँ पर 2 है तो ये 1/2 आएगा, बताया था स्टाइकियोमेट्रिक में। तो यहाँ पर ये 2, यही बात ध्यान रखनी है 1/2 कैसे आया। स्टाइकियोमेट्री बनाते हैं अपन कि जो गुणांक होते हैं उसको 1/4 ले आते हैं और सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, ये वही तो है, सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। तो 0.60 तो अपना t समय पर है यानी 30 सेकेंड पर है, जो C2 बोल सकते हैं, और 0.90 जो अपने है 0.90 है वो t बराबर 0 समय पर है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपन ये आता है, ये 0.30 बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलाकर के ये सोल्व करने पर 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये इनके हो गए औसत वेग। तो औसत वेग ध्यान रखना, अगर आपका इंटीजर दे रखा है, गुणांक दे रखा है, तो उसका स्टाइकियोमेट्री का अकॉर्डिंग बनाएंगे और फिर प्रश्न को हल करेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसमें। तो मैंने इसमें कंपेयर करके बताया कि क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब ये तो अपने वेग से संबंधित अभिक्रियाएं कि आपके क्या नाम से परिभाषाएं हो गई, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब आप पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट इसमें आता है अभिकारकों की सांद्रता, कि अभिकारकों की सांद्रता। देखिए भैया इसमें क्या होता है कि अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या शुरू में तीव्र होगा। जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब सांद्रता अधिक है, अभिक्रिया का वेग अधिक है, सांद्रता कम है, अभिक्रिया का वेग कम है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं अपन अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और अभिकारकों की सांद्रता घटने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा।
तो शॉर्ट में लिख सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता समानुपाती अभिक्रिया का वेग। दूसरा जो पॉइंट है वो है ताप। ले लेते हैं अपन ताप। देखो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, चाहे अभिक्रिया वो उष्मा अक्षेपी हो चाहे अभिक्रिया उष्मा शोषी हो। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ेगा। अब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, पता है, चाहे अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी हो चाहे अभिक्रिया उष्मा शोषी हो, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, टक्कर सिद्धांत बोलता है कि उनमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अणु ज्यादा सक्रिय होंगे, ज्यादा टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और आर्यनियस ने यह बताया था कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है। यानी कि जिस ताप पर अभिक्रिया हो रही है उस स्पीड पर हो रही है, जिस कोई पर्टिकुलर ताप है उस ताप पर अभिक्रिया हो रही है, तो अब 10 डिग्री ताप बढ़ा दिया आपने तो दुगनी स्पीड से होगी, दुगनी या तिगुनी, लेकिन मोस्टली अपन दुगनी की बात करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है, चाहे अभिक्रिया अक्षेपी हो चाहे अभिक्रिया उष्मा शोषी हो, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो क्या होता है कि अणु ज्यादा सक्रिय होंगे, और टक्कर सिद्धांत ये बोलता है गमन करेंगे, अणु गमन करेंगे तो टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह भी ताप हो गया। नंबर 3 आपके है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय या सतही बोल सकते हैं इसको, सतही क्षेत्रफल। अभिकारक अणुओं का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही होगा, क्योंकि सूक्ष्म जो छोटे कण होते हैं ना अभिकारक के, वो ज्यादा अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अपन ऐसा मानते हैं कि मान लो लकड़ी का गट्ठा है, बंडल लकड़ी का, तो उसको तोड़ने में, एक लकड़ी है, वो लकड़ी को बंडल को तोड़ना टुकड़ा और लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने, तो वो ज्यादा जलेगा। यानी कि छोटे छोटे कण होंगे अभिकारक के, तो वो क्या होंगे, ज्यादा अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। चौथा पॉइंट है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, इसमें देखो क्या होता है कि अभिकारकों की प्रकृति पे क्या होता है कि अभी कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें पुराने बंध तो टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। अब ये क्या है कि डिपेंड करता है अभिकारक में कि कोई भी अभिक्रिया है, पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। अब जैसे उदाहरण लीजिए कि ये तो है दूल्हा, ये है दुल्हन, ऐसा समझिए आप, शादी हो रही है, दुल्हन जो है अपने पेरेंट्स से मिल रही है, मैंने कहा था मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको। तो पेरेंट्स से ये मिल रही है, अब ये क्या नाम से जब इनसे मिल रहे रो रही है, जब इनसे अलग ही नहीं होगी तो यहां से अभिक्रिया कैसे होगी, तो यहां से बंध टूटेगा ही नहीं। तो ज्यादा रोएगी ज्यादा देर तक इंतजार करेगा, ये कम रोएगी, बोलो चलो लेट हो रहे, तो कहने मतलब क्या है कि ये बंध टूटेगा तभी ये बॉन्ड बनेगा। तो अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या है, बनते हैं। वो अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में परिवर्तन, ये तो क्या होता है, मंद होता है, ये मंद गति से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में परिवर्तन मंद होता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड का NO2 में परिवर्तन, तो ये क्या होता है, ये तीव्र गति से होता है, क्योंकि इसमें जो पुराने बंध है वो धीरे धीरे टूटते हैं और नए बंध धीरे धीरे बनते हैं।
इसमें पुराने बंध भी टूटेंगे जल्दी और नए बंध भी जल्दी बनेंगे। तो यह अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है, चौथा हो गया। पांचवा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो क्या होते हैं आपने पढ़ा भी है। उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित, नोट इंक्रीज, क्या बोलेंगे, परिवर्तित। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि अगर उत्प्रेरक धनात्मक है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, ऋणात्मक है तो अभिक्रिया के वेग को वो घटाएगा। क्योंकि उत्प्रेरक होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, सक्रियण ऊर्जा। तो ये सक्रियण ऊर्जा के पथ को परिवर्तित करता है। तो देखिए थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको ग्राफ से कि ये आपने क्या नाम से ऊर्जा है और ये अभिकारक है, रिएक्टेंट, और ये उत्पाद है। मान लो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये इसका उत्पाद है, और ये इसकी क्या है, सक्रियण ऊर्जा मैंने बता दी EA। अब आपने यदि उत्प्रेरक लिया है धनात्मक, यानी कि अभिक्रिया के फेवर वाला, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए, तो क्या करेगा, ये उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। तो ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा को दिखाते हैं EA से। ये मतलब सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो कहने मतलब क्या होगा, यदि आपका उत्प्रेरक धनात्मक प्रकृति का है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला है, तो वह सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट भी आता है कि यदि धनात्मक उत्प्रेरक लिया तो अभिक्रिया का वेग घटेगा या बढ़ेगा, तो बोले घटेगा। तो ऐसे आ सकता है कि धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करता है, कम करता है। एक क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना ये। अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया अपन ने तो अभिक्रिया के वेग क्या होगा, धीरे होगा, तो सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। जैसे देखो इसका उदाहरण की बात करें तो एस्टर होता है RCOOR, इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये बनता है RCOOH प्लस ROH। तो ये तो क्या होता है, यदि अपने उत्प्रेरक की अनुपस्थिति कराई तो अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, और यदि अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संपन्न कराई तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है। यानी कि जो H प्लस अम्लीय माध्यम है, ये अपना अम्लीय माध्यम है, ये क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये आपका था उत्प्रेरक का प्रभाव। लास्ट का इसमें है विकिरण का प्रभाव, वो देख लीजिए आप। विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव देखिए क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं होती है वो सूर्य के प्रकाश में तेजी से होती है, कुछ अभिक्रियाएं जो है वो अनुपस्थिति में तीव्र होती है। तो क्या होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया है वो डिपेंड करता है कि वो किसकी प्रेजेंस में तीव्र हो रही है। जैसे H2 और Cl2, H2 और Cl2 है वो HCl बनाएगी। अंधेरे में तो क्या होता है, एक अंधेरे में कराएं, और इसी को ही अपन क्या करें, सूर्य के प्रकाश में कराएं। अब बताइए कौन से प्रक्रम में वेग जो है धीरे धीरे होगा। तो क्या होता है, अंधेरे में तो विक्रिया क्या होती है, धीरे होती है, तो ये तो विक्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और ये क्या है, तीव्र हो जाएगी। यानी कि इसमें विकिरण का प्रभाव हुआ, यानी कि H2 और Cl2 का HCl में परिवर्तन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, तीव्र हुआ, और अंधेरे में क्या हुआ, धीरे हुआ। तो विकिरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आप ये तो अपन ने पढ़ा कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभाव करते हैं। पहला बताया अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, घटाने पर घटेगा। ताप का उत्प्रेरक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बताया मैंने आपको।
और प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग दुगना या तिगुना हो जाता है। उत्प्रेरक का बताया आपको कि धनात्मक उत्प्रेरक लिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि वह सक्रियण ऊर्जा के पथ को परिवर्तित कर देता है। धनात्मक लिया तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। उदाहरण भी दिया आपने, ए स्तर का जो जल अपघटन कराते हैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में वो स्लो होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में क्या होता है, तीव्र होता है। तो ये आपके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब अपना टॉपिक आता है कि रेट लो, वेग नियम। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये वेग नियम। वेग नियम क्या होता है भाई? रेट लो ये क्या बताता है कि यह वेग नियम जो है अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य क्या संबंध है उसको दिखाता है। तो क्या बोलेंगे? यह अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों की सांद्रता के मध्य गुणात्मक संबंध बताता है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि वेग, कोई भी रिएक्शन दे दे कि इसका वेग नियम लिखिए। उदाहरण की बात करें, जैसे ये दे दिया A प्लस B गिव्स C, ये वो अभिक्रिया है, इसका वेग नियम लिखिए। इसका जो वेग नियम है, वेग क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। तो समानुपाती और द्रव्यपाती क्रिया का नियम पढ़ा है आपने, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये A और ये B। अब यहाँ पर मान लो 1-2 मोल होता है, 3 मोल होता है, जो पावर में जाता है। मान लो ये 2A है, तो A की पावर 2 हो जाता है, B की पावर 1 हो जाता है। तो dx अपॉन dt तो बराबर हो गया ये K, A की पावर 2 B की पावर 1। ये वेग नियम है, ये अपने क्या हो गया? वेग नियम। और यहां पर जो K है, ये जो K है ये कहलाता है अपना, यहां पर जो K है ये कहलाता है अपना वेग स्थिरांक। ये कहलाता है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक भी आ गया इसमें। अब अगर आपसे इसमें पूछ ले, ये तो अपना क्वेश्चन अगर आता है इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम, तो आप यहां तक लिखेंगे। अगर इसमें फिर एक और आ जाए कि अभिक्रिया का, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो यहां पर एक फोटो डाल देते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग एवं विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो इसी तो अपन यहां से दोबारा करेंगे, ध्यान रखना, लिखने का इसको मैं यहां से दोबारा बताएंगे यहां तक, पहले के तक को, फिर बोल देंगे जब क्या हो, A की सांद्रता बराबर B की सांद्रता बराबर 1 हो, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो क्या है? तो अभिक्रिया का वेग है वो उसके वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो परिभाषा क्या बोलेंगे? विशिष्ट अभिक्रिया का वेग क्या बोलेंगे परिभाषा? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब 1 मोल पर लीटर हो, सबकी बराबर हो, वो भी 1 मोल पर लीटर हो, तो अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है, उसे हम विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अब तो यहाँ पर क्या आएगा? वो के ही का कहलाएगा आपका
विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक। यहाँ पर अब जो के है इसको चाहो तो के डैश ही बोल सकते हैं। ये हो जाएगा विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक। और परिभाषा बताई थी मैंने आपको, जब किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। और वो जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। उस वेग स्थिरांक को अब हम विशिष्ट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर वेग नियम बोलता है तो आप यहां तक बताएंगे के स्थिरांक तक, और अगर विशिष्ट अभिक्रिया का वेग अथवा विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक आपसे पूछा है तो दोबारा आप यहां से यहां तक लिखेंगे और बोल देंगे यहां पर जब अभिकारक A बराबर B बराबर 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, तो dx अपॉन dt बराबर k डैश बोल दिया। तो यहाँ पर k डैश कहलाएगा विशिष्ट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अर्थात जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। और वो स्थिरांक कहलाएगा ही, और उस वेग को कहेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो ये आपको हो गया रेट लो, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग